बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में, और ईरान की तरफ से जो हमला किया गया है उस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया है। ये बिला इश्तियाल अटैक जो है बलूचिस्तान के इलाके में हुआ, ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया, मिज़ाइल दागे गए, जिससे हमारे 2 बच्चे जो है वो शहीद हो गए हैं। इस बिला इश्तियाल कार्रवाई पर जो है पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया है, और दफ्तर ख़ारजा ने अभी ऐलान किया है कि पाकिस्तान ईरान से अपना सफ़ीर जो है वापस बुला रहा है, और तमाम तर जो सफारती तल्लुकात हैं वो उस पर भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जो एंगेजमेंट थी, जो दौरे थे पाक ईरान दो तरफा तल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से, वो भी मनसूख कर दिए गए हैं। और इससे बढ़कर ये बिला इख्तियार जो कार्रवाई हुई है, इससे बढ़कर जो शर्मनाक बात है, जो पाकिस्तानियत की तस्दील की जा रही है कि एक सियासी जमात के चंद ट्रोलर जो हैं और जो फेक आईडीज़ के साथ पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस वाक़े को बुनियाद बनाकर गो के जो है वो पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया ईरान को। लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये लोग बाहर से नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान से हैं, और इनका तल्लुक़ एक सियासी जमात से है। ये शर्मनाक बात जो है वो इस पर शदीद अफसोस का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, और पाकिस्तान के बाहर जो लोग मौजूद हैं पाकिस्तानी, वो भी इस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, और ऐसी सियासी जमात को जो है उसकी मजम्मत की जा रही है। इस पर हम बात करेंगे, और फिर हम सियासत पर भी बात करेंगे कि सियासत किस तरफ जा रही है। इसके लिए मैं ज्वाइन किया है आज ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने, दिफाई तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। फिर फैज़ल हसन चौहान साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात की जाएगी सियासी अमूर पर। सबसे पहले मैं चलता हूँ ब्रिगेडियर वकार साहब के पास। ब्रिगेडियर साहब, आपने तर्जमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, और पाकिस्तान का भरपूर जवाब भी जो है वो आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया। ये पहला वाक़या नहीं है सर ईरान की तरफ से, इससे पहले भी ईरान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। तो इस वाक़या को सर कैसे देखते हैं कि एक ऐसा ज़िम्मेदार मुल्क, ब्रदर मुल्क जो है, हालांकि कई ऐसे चैनल मौजूद हैं, होते हैं मौजूद, आप दिफाई तजज़ियाकार हैं कि बातचीत की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद जो है बातचीत करने की बजाय अटैक किया गया, कैसे देखते हैं सर? मिलिट्री कॉन्टेक्ट है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, और ईरान पाकिस्तान बॉर्डर को अमन का बॉर्डर करार दिया गया है। आई थिंक पिछले 3-4 साल से इस पे काफी काम भी किया जा रहा है। इसमें जब इनका करमान में एक अटैक हुआ था, आई थिंक 3 हफ्ते हो गए इसको, उसमें ज्यादा फिंगर पॉइंटिंग हुई थी टुवर्ड्स मोसाद और जो CIA है ईरान की तरफ से। पाकिस्तान का नाम इसमें इंडिया ने जरूर शोर पहुंचाया, और फिर उसको आई थिंक जवाब बना के शायद कुछ ऐसी चीजें की गई। अभी जयशंकर उधर ही था 2 दिन, आई डोंट नो व्हाट वाज ही डूइंग। सो मेरे ख्याल में एक तो ये कंडेमनेबल भी है, इट शोज ईरानियन एरोगेंस बेसिकली, और वो समझते हैं जी किस तरीके से करके तो पाकिस्तान शायद लेट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसका हर सतह पे रिस्पांस आया। तो फिलहाल आपने डिप्लोमेटिक और इंफॉर्मेशन डोमेन में रिस्पांस देखा है, इसकी काफी सारी चीजें पाकिस्तान के पास है जिस पे रिस्पांस हम देंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपने अभी फरमाया कि जो है वो चैनल मौजूद हैं, बातचीत की जो है वो जारी बात है, जिम्मेदार मुल्क जो है वो पहले बात करते हैं, जो भी इशू होता है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है कोई ऐसा मामला हो तो कुछ चीज़ सामने आती है। लेकिन जैश-उल-अदल नामी तंजीम का वो बताया गया, फिर अटैक किया गया, फिर एक व्हाट्सएप पैगाम को नशर करके उसको जवाब बनाया गया, फिर उस पर ही वापस किया जा रहा। तो फिर इसके ऊपर जो है जो ट्रोलिंग की जा रही है, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको सर कैसे देखते हैं कि ये प्रोपेगेंडा जो है वो इससे इंडियन जो अकाउंट से वो भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के बाहर बैठे जो एक सियासी जमात के जो ट्रोलर हैं और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं? जिसमें एक तो एक्सपेक्टेड है, अगर जब आप करंट लीडरशिप को फॉलो करते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। फिर एक तो आप ब्लाइंड होते हैं इसमें पैसे। मेनली इसमें अगर आप देखें तो इंडियन मीडिया, स्पेशली उनका मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, और फिर PTI का मैं तो नाम लूंगा, इनके ट्रॉल में जो बाहर अंदर बैठे तो इन्होंने यही एफर्ट की। और ये मेरे ख्याल में कल अगर खुदा ना खास्ता इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो PTI की सोशल मीडिया टीमें उनके साथ खड़ी होगी। ये मेरी बिल्कुल अभी मुझे कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान पे लेट्स से अटैक हुआ है तो बजाय इसके कि आप यूनाइट करें, आप टारगेट कर रहे हैं मिलिट्री को जिसने डिफेंड करना है, आप टारगेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल। फिर आरम शरीफ में आपने देखा है जिस तरीके से हरकतें करते हैं, तो दे हैव जस्ट गॉन। मेरे ख्याल करंट लीडरशिप है, ये नशे में है बेसिकली, कि जी जो कह दिया इनके लीडर ने या लीडरशिप जो बात बैठी हुई है आपने वही करना है। और फिर मेरा पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को भी शर्म नहीं आती कि इनसे डिसएंगेज करें।
ओपनली डिनाउंस करें जी कि ना वो ऑन करते हैं इनको और ना इन चीजों को फॉलो किया जाए। तो ये भी आई वुड से कि क्राइमस है कि खामोशी से जो है हो रहा है तो बस ठीक है होने दें, और इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती पार्टी। मेरे ख्याल में अगर ये हरकत इन्होंने की है तो इनको तो इलेक्शन से आउट करना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला इनका अशर नशर अवाम करेगी। लेकिन अफसोस है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी फॉलोइंग है उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स और नॉन ऑफिशियल और ट्रॉल्स हैं, और बेसिकली भारत की साइड ले रहे हैं और कंफ्यूजन फैला रहे हैं, और इनका आई एम श्योर अवाम जो एहतसाब करेगी। ठीक है सर, देखें ना कि ना कोई ये जज छोड़ते हैं, ना कोई जन्नत छोड़ते हैं, ना पाकिस्तान को छोड़ते हैं, ना पाकिस्तानी इदारों को छोड़ते हैं। तो एक तो दुश्मन भी ऐसा शायद ना करे कि उसकी भी कोई रूल्स होंगे दुश्मनी के भी। तो बिल्कुल एक शुद्र बेमुहार जब भी कोई वाक़या होता है पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान का साथ देने के उल्टा पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं सर होनी चाहिए? FIA है, PTA है, पाकिस्तानी इदारे हैं, तो वो उनको कैसे देखना चाहिए सर? इसमें सोशल मीडिया लॉज हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है कि इसको ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इन चीजों का कवर लेके जो है ना इससे कोशिश करते हैं लोग बचने की, फिर कोर्ट्स में चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है ये 1880 का बना हुआ है, ब्रिटिश कॉमन लॉ का, और इट कैन नॉट मैच चैलेंजेस ऑफ थर्ड डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी में। हम अभी तीसरा डेकेड चल रहा है, और इसमें अगर आप समझते हैं कि 1880 के कानून से और आप सारा कर लेंगे तो कॉमन इसको मैनेज। इवन इंडिया के अंदर मैं मिसाल दूंगा, इतने सख्त सोशल मीडिया लॉज है कि कोई बात कर, लाइक मेरा ट्विटर अकाउंट बंद है इंडिया में, मतलब आप बात ही नहीं कर सकते वहां पे। इसी तरीके से विद इन अभी उन्होंने एक हिंदुत्व वॉच, एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया अकाउंट था, वो बंद कराया भारत में। तो इस तरीके से आई थिंक जो स्टेट के इदारे हैं, FIA है, देन PTA है, पीका लॉज है हमारे पास, पूरे इसके ऊपर रूलिंग्स है कि आप जो है स्टेट को डेफिनेटली डैमेज नहीं होने देते, और इनको फिर इनकी सजाएं भी हैं और पिन पॉइंट किया जा सकता है बिकॉज दे आर इन नंबर ऑफ सोशल मीडिया फोरम। तो इस पे एक लीगल एक्शन होना चाहिए। सर मुझे बताइएगा कि एक तो पाकिस्तान ने जवाब दिया, नाज़िम अमूर को बुलाया, डिमाश किया, ईरान में भी जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, और अब दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ईरान में जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उसको वापस बुलाने का फ़ैसला किया है। ये तो सर सफारती लिहाज से एक जवाब था वो आ गया। तो आप सर बताइएगा कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या क्या हैं, क्या क्या जो है वो ऑप्शन हैं कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से अपना जवाब दे सकता है? इसमें तीनों है, इसमें डिप्लोमेटिक ऑप्शन है, इसके अंदर और भी बेशुमार चीजें की जा सकती हैं, फिर रीजनल फोरम्स हैं, फिर एक मिलिट्री रिस्पांस है जो हमेशा तैयार रहता है एक न्यूक्लियर पावर के पास। और जो मैंने पहले मेंशन किया कि भारत ने ये कोशिश की थी फॉल्स फ्लैग करके, तो स्विफ्ट रिटॉर्ट में फिर उसको अच्छा खासा जवाब दिया गया। अभी ईरान को ये सोचना चाहिए कि इस वक्त दाई वो आइसोलेशन का शिकार है। इस वक्त गल्फ में अमेरिकन बैरी वेड़े, फिर पाकिस्तान ने कभी नहीं डिजायर किया कि हम किसी का हिस्सा बने। इस तरीके से अरब वाले के साथ अभी काफी स्ट्रेस में है रिलेशनशिप। इस तरह सीरिया इराक में एक आप कह लें पूरी एक लड़ाई हो रही है, और गाजा का जो लेट्स से या फलस्तीन का इशू है उसके ऊपर बड़ी यूनिटी मुसलमान मुल्कों ने दिखाई, एंड दे वर सपोर्टिंग जो भी हो रहा था। तो मेरे ख्याल में एक तो उन्होंने कॉज को भी नुकसान किया, बाकी पाकिस्तान जो है इसके पास मिलिट्री ऑप्शन भी है, और इसमें स्पेशली जहां से किया गया, फिर IRGC के काफी सारे बेसिस हैं जिन्होंने मेनली इस चीज को एक्टिवेट किया है। आई डोंट नो हु कमांड्स देम। अगर इंडिया के कहने पे आप इस तरह के बोंडी सी कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान को अपनी आई थिंक डिटरेंस रीएस्टैब्लिश करने के लिए मिलिट्री ऑप्शन के लिए सोचना होगा डेफिनेटली। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार साहब, आपने हमारा साथ दिया। बिल्कुल पाकिस्तान के पास जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं भरपूर जवाबी कार्रवाई करने का। सबसे पहले तो सफारती सतह पर जो है जवाब दिया गया है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि पाक ईरान कशीदा सूरत हाल जो है उसका ज़िम्मेदार कौन है, और इस पर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही, उसकी कैसे मजम्मत की जाए, उसको कैसे रोका जा सकता है कि पाकिस्तानियत को फ़रोग मिले और पाकिस्तानी अवाम को जो है वो सही जो हक़ाइक़ हैं वो जो है वो जान पाएँ। इसके लिए बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार अमार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमार साहब शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। बड़ा अफसोसनाक वाक़या एक आया है कि बिला इश्तियाल
जो है वो कार्रवाई की गई है ईरान की तरफ से, और हमारे 2 बच्चे बलूचिस्तान में शहीद हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं। इससे पहले भी ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। इसको कैसे देखते हैं कि सर एक ब्रदर मुल्क जो है वो हमसाया मुल्क, जिसने पाकिस्तान ने हमेशा ईरान का साथ दिया और ईरान के साथ खड़ा हुआ सफारती लिहाज से भी, तो पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर भी वापस बुलाने का फैसला किया, तो इसको सर इस बिला इख्तियार कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक, हसास और नाजुक वाक़या है। ये वाक़या जैसे कि आपने बताया गुज़िश्ता रात पंजगूर के इलाके में हुआ, बलूचिस्तान के इलाके में हुआ, और 2 बच्चों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं इसमें। और इसमें पाकिस्तान का ये जाहिर है एक बड़ी इश्तियाल अंगेज कार्रवाई थी। पाकिस्तान के पास पूरी कैपेबिलिटी है इस तरह की कार्रवाइयों से निपटने के लिए, लेकिन हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से निहायत तहम्मुल के साथ इस सूरत हाल को का जायज़ा लिया गया। कोई जल्दी में कोई हैक्टिक किस्म का डिसीजन नहीं लिया गया, कोई रेडिकल किस्म का डिसीजन नहीं लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान एक तो मुस्लिम ममालिक में और वाहिद मुस्लिम ममालिक जो न्यूक्लियर पावर भी है पाकिस्तान के ऊपर, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि आप कोई रेडिकल डिसीजन नहीं ले सकते, आपके ऊपर तमाम दुनिया की निगाहें होती हैं। फिर उसके बाद आज सुना एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो पाकिस्तान का रद्द अमल सामने आया वो बड़ा संभला हुआ रद्द अमल था। उसके अंदर यही फैसले नजर आए कि हम ईरान के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर रहे हैं, जो कि एक सिफारती सतह पर एक अच्छा फैसला है। दूसरा जो उस स्टेटमेंट के अंदर आया कि पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाइयों से निपटने की भरपूर सलाहियत रखता है। ये हमारा फैसला है कि हम कब इस तरह की इश्तियाल अंगेज कार्रवाई का जवाब देते हैं और किस तरह जवाब देते हैं। ये हमारा इख्तियार, ये हमारा फैसला है, इसके बारे में हम फैसला करेंगे, इसके बारे में हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन जो एक और सूरत हाल की तरफ आपने इशारा किया, ये तो एक हुकूमत पाकिस्तान का बहुत ही मेरे ख्याल में समझ हुआ जवाब था कि सूरत हाल में इश्तियाल अंगेजी क्रिएट करना तो बहुत आसान काम था, इसको सिफारती सतह पर संभल कर देखना मुश्किल काम था, जो कि पाकिस्तान ने एक दुश्वार तर काम किया। विद इन द कंट्री जो आपको पता है कि एक खास जमात की तरफ से जिस तरह का इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा हो रहा है जी। और एक इशू को बनाकर अब अर्ज़े वतन के हवाले से जो बात हो रही है, और मैं तो वो ट्वीट मैंने मेरी नज़र से वो ट्वीट गुजरे हैं, ना वो ट्वीट पढ़ सकता हूँ, ना उनके ऊपर मेरे ख्याल में कमेंट भी इस हालत में नहीं कर सकता। मुनासिब नहीं है कि लोग ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि जिस वतन से वो खाते हैं, जिस वतन से उनका मुस्तकबिल वाबस्ता है, जहाँ से जिस मट्टी से उनका जिंदगी वाबस्ता है, उसी की जो है आप उसी के खिलाफ बात कर सकते हैं। और ये तो मैंने भी सोचा भी नहीं था कि किसी शख्स के या एक सियासी जमात के हक में होना कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। सियासी जमहूरी जिद्दोजहद जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस ये मतलब नहीं है। और फिर इस खास सियासी जमात, और कोई हर्ज नहीं है कि हम बात करें कि हम पीटीआई की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये पहली दफा ऐसी कैंपेन नहीं सामने आई। ऐसे ही है, इससे पहले भी कितनी दफा हुआ कि कभी पासपोर्ट जलाने की कोई हमें मुहिम नजर आई है, कभी ये परचमे पाकिस्तान को भी नजर आतिश कर रहे होते हैं, पैरों तले रौंद रहे होते हैं, और कभी ये इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो ये बहुत तकलीफ दे चीजें हैं, और मेरे ख्याल में दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान बाहर से नहीं पहुंचा सकती, लेकिन इस तरह के जहरीले प्रोपेगेंडे जो पाकिस्तान के अंदर से हो रहे हैं, ये जाहिर है डिमोरलाइज करने के कर सकते हैं। अमार साहब, मुझे बताइएगा सर कि ये बिला इख्तियार जो कार्रवाई हुई है, इस पर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने एक मोहतात जो है वो जवाब दिया है और सफारती लिहाज से जवाब दिया है।
तो इस पे जैसे कि चैनल होते हैं दो मुल्कों के दरमियान के, जो सूरत हाल है उसको पहले बातचीत की जाती है या कंफर्म किया जाता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। जो है वो इतना गैर जिम्मेदाराना जो है वो कार्रवाई कैसे कर गया ईरान सर? देखिए, ये चैनल जो है ना, ये यकीनन अब इस मामले पर बात हो रही होगी, और जो उसमें ईरानी मीडिया ने चलाया वो तो यही है। और आपको पता है उन्होंने तो अपने मीडिया पर इस तरह बात की है कि जैशुल अदल के ठिकानों पर उन्होंने कार्रवाई की है। हम जाहिर है इस बात को डिनाई करेंगे। और ईरान के साथ हमारे सिफारती ताल्लुकात बड़े पुराने हैं, हमारे बरादराना ताल्लुकात बहुत पुराने। दोनों ममालिक किसी किस्म का वायलेंस, किसी किस्म की हॉस्टिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। अखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर, मुस्लिम के तौर पर, नेबरिंग कंट्रीज के तौर पर हम नहीं कर सकते। हमारे वहां पर लोग हैं, वो भी हमारे, लेकिन हमने बाज़ों का देखा माजी में भी कि ईरान की तरफ से कुछ ऐसे मामलात हैं जहां पर हमें यूं लगा कि जैसे पाकिस्तान का एडवांटेज लिया गया। हमने हमेशा तहम्मुल बर्दाश्त। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे बताइएगा, ये तो हमने एक बात की पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर, और हम सर आते हैं अपनी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो है वो खड़े हैं, मैदान में हैं, तो एक एक हल्के से ये 4-4, 5-5 उम्मीदवार जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तस्वीरें उठाकर वोट मांग रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कौन असली है कौन नकली है, और कोई जीत भी गया तो वो रहेगा तहरीक इंसाफ में? मेरे ख्याल में लोगों को अब इस बात का इदराक हो जाना चाहिए कि किसी ज़माने में जब हाइब्रिड निज़ाम का ज़माना था और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तस्वीर पोस्टर पर लगाना बड़ी इज्जत की बात थी, तो उस ज़माने में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बड़ी इज्जत से खान साहब की तस्वीर लगाते थे और इलेक्शन में फतह पाते थे। अब हालात बदल गए हैं। हालात को एक दिन ने बदला है, और वो दिन 9 मई का था जब तहरीक इंसाफ रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार हुई, जब तहरीक इंसाफ ने इस पूरी रियासत को आग लगाने की कोशिश की। उस दिन के बाद से इमरान खान की तस्वीर के वो समरात हासिल नहीं होंगे जो कि पहले हुआ करते थे। लोगों को ये इदराक नहीं हो रहा। सोशल मीडिया का जो गुलगुला है वो लोगों को ये समझा रहा है कि भाई ट्रेंड बन गया है। इसका मतलब है कि ग्राउंड पे भी वही वैल्यू है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया है। ट्रेंड पर चलते हैं, इबाहम क्रिएट कर रहा। ये सिचुएशन वो नहीं है। अगर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड 5 दिन पे है, अगर आप वही जाकर उस हल्के में जलसा करें तो आपको 300 लोग वहां पे मुयस्सर नहीं आएंगे। ये सोशल मीडिया के जहादी और ट्वीट करने वाले और लोग होते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पॉलिटिक्स करने वाले लोग और होते हैं। दूसरा ये जो है, कोई पता नहीं कोई मुखालिफ उम्मीदवार भी ये हरकत कर रहा हो कि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो कि इंसाफ वालों के अंदर कि वो भी उम्मीदवार है इमरान खान का। तो इससे अब एज सच मुझे यूं लगता है कि तहरीक इंसाफ काफी हद तक खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनके पास बल्ले का निशान है। ऐसे ये मास्टर मुझे बताइएगा सर, एक तो चलें ये बल्ला तो छिन गया और बल्ले के बगैर ही लड़ रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून का बयानिया सर किस हद तक कामयाब है? पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है कैंपेन कर रहे हैं, पंजाब में भी, सिंध में भी, और आसिफ भुट्टो भी मैदान में हैं। तो आपको क्या लगता है कि बयानिया जो किसका कामयाब होगा, आवाम किसके साथ होंगे? देखिए, बात ये है कि पंजाब की सतह तक तो मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो का बयानिया कामयाब होगा। हालांकि बिलावल भुट्टो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो एंटी PMLN कैंपेन करें, क्योंकि उन्हें फायदा है। एंटी PMLN कैंपेन करने का मतलब ये है कि वो जो PTI के नाराज लोग हैं या PTI से जो मायूस लोग हैं उन वोटर्स को अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो किसी हद तक तो शायद कामयाब हो जाए, लेकिन पंजाब में नहीं ये कामयाब होगा। अभी देखिए, हमने कितना सुना था कि नून लीग सो रही है, नून लीग वोट नहीं ले रही, नून लीग कोई डील हो गई है। लेकिन 2 जलसे, एक जलसा किया मरीम नवाज ने अखाड़ा में और सारा कुछ चेंज हो गया है, और वो सारी तो चेंज हो गई है।
वो सारा जो कहते थे चुप करके बैठी हुई है, उकाड़ा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ। वो जो कहते थे लोग अब इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो कहां से हजारों लोग आ गए। मरियम नवाज कल लाहौर के सूबाई हलकों में गई है, आपने देखा है कितनी बड़ी तादाद में लोग उनको इस्तकबाल के लिए आए। तो वो जो तहरीक इंसाफ की कैंपेन है ना, वो सोशल मीडिया तक महदूद है। अब हम ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स पर आ गए हैं। जी जी। तो वो उसके अंदर तहरीक इंसाफ नहीं नजर आती। नून लीग का बयानिया अगले आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बहुत कामयाब नजर आएगा। अभी तो मरियम नवाज ने जलसा किया है, अभी तो नवाज और इनके टोटल 60 जलसे होने हैं। 20 मरियम नवाज ने करने हैं, 20 शहबाज शरीफ ने करने हैं, 20 नवाज शरीफ ने करने हैं। अभी अब मैं आपको बताऊं, हम सारे देखते रहे मरियम नवाज का उकाड़ा का जलसा, उसी दिन ये मानसेरा में शायद किया कैप्टन सफदर ने एक जलसा, और आप वो देखिए उसके अंदर लोगों की बात कितनी थी। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो उम्मीदें लेके मैदान में उतरी है वो किस हद तक कामयाब होगी। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो है वो आज़ाद हो गए हैं, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी जो है, चूँकि तहरीक इंसाफ के मोस्टली लोग जो है उसका हिस्सा रहे हैं, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नई जमात है और पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ुल हसन चौहान साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। फ़याज़ साहब, शुक्रिया सर वक्त देने का। बताइएगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने आपको टिकट का कहा था पिंडीज़ के हल्का से, और सुन रहे थे कि आप बड़ी कैंपेन भी कर रहे हैं और आपकी कैंपेन नज़र भी आ रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला, फिर आपने इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला किया, फिर वो भी वापस हो गया? बिस्मिल्लाह, टिकट मुझे पार्टी का, ये नहीं कि मुझे टिकट पड़ा हुआ है जन अपने पास रखा हुआ है। मैंने खुद फैसला किया कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना इस दफा। वजह उसकी ये है कि 1 दिसंबर को जब हदबंदी हुई पूरे पाकिस्तान में सूबाइयों, मेरे हल्के जो 75% एरिया था जिससे मैं पिछले 22 साल से सियासत कर रहा था, इलेक्शन की पॉलिटिक्स, वो काट दिया गया और नया 75% हल्का लगा दिया गया कि जहां पर मेरा इलेक्शन के हवाले से कभी जनाब, तो इलेक्शन टफ हो गया था। वैसे भी पीटीआई जनाब छोड़ने के बाद फिर आईपीपी नई पार्टी बनी और फिर मामला, तो मैंने उसी वक्त तय कर लिया नहीं लड़ूंगा। लेकिन दिसंबर के पहले 3 दिनों में एक चीज चली कि जनाब सीट एडजस्टमेंट आईपीपी की और नून लीग की होगी और ये इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा चलो वेट कर लेते हैं। मेरी सीट के हवाले से भी जो है वो चीज चल रही थी, लेकिन एंड में आके मेरी सीट के हवाले से जब सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने तो मुझे टिकट दिया है, लेकिन मैंने हालात देखकर कि 2 वजूहात थी। एक तो हल्के का, दूसरी जो 2 वजूहात थी कि मेरे पास जनाब हराम की कमाई का पैसा नहीं था, ना ही मैंने अपने इस इक़्तिदार में वजारत के दौर में वो हराम की कमाई के चौके छक्के लगाए थे कि मैं 5, 7, 8 करोड़ रुपया मैं अपने बीवी बच्चों का पेट काट के जब इस पे लगा दूं इस टफ इलेक्शन के ऊपर जिसमें इंतहाई फर्स्ट क्रिएट हुई। तो बेहतर कि जिस तहरीक फसाद फिल अर्ज़ के खिलाफ मैं पिछले 7.5-8 महीनों से नजरियाती बुनियादों पे मीडिया में और सोशल मीडिया पे खड़ा हूं, मैं उसको फायदा पहुंचाने के बजाय मैं बैकआउट कर जाऊं और उसके कैंडिडेट को फायदा पहुंचने के बजाय उसके खिलाफ जनाब मेरी सारी पॉलिटिकल जितनी मेरी कोई इन्फ्लुएंस है पिंडी शहर के अंदर और मेरे हल्के में, वो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो। तो मैंने एक इज्तिहाद करते हुए रेस्ट इज द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट, मैंने इस दफा के इलेक्शन से जो है वो बैकआउट किया। तो अपना चौहान साहब बताइएगा कि आपने कहा कि आपके पास हराम की कमाई नहीं थी, तो बाकी जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके पास हराम की कमाई है कि वो इतना पैसा लगाएंगे? बाकियों को जब अपना क्या आपने सवाल उठाया नजर कि मेरे पास हराम की कमाई नहीं थी। अपना मैंने मौजूदा जो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन, पाकिस्तानी दुनिया की हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन, इस तहरीक फसाद फिल अर्ज़ की वजह से, तहरीक इंसाफ की डिसमेंटलिंग की वजह से, पाकिस्तान के अंदर बैरूनी ताकतों की सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कंट्रोल की वजह से और पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पे जो रियासती इदारों
के खिलाफ और PTI के मुखालफिन के खिलाफ जो एक मुनज़्ज़म साजिश जो जनाब सोशल मीडिया के ऊपर होकर लोगों के जहनों को प्रागंदा किया हुआ है, इन हालात के अंदर मैंने कहा यार मुझे क्या जरूरत है रिस्क लेने की। सियासत सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है, सियासत जनाब सिर्फ MNA MPA बनने का नाम नहीं है, उससे बेहतर सियासत आपको जनाब मैं अभी भी कर रहा हूं और अगले आपको जनाब 6 महीने साल में आपको नजर आएगी। और जरूरी भी नहीं है कि इलेक्शन लड़के ही इंसान हुकूमत के अंदर कोई रोल प्ले कर सकता है या कैबिनेट में आ सकता है। कैबिनेट के अंदर इलेक्शन लड़े बगैर भी बंदा आ सकता है। तो इस तरह की कई ऑप्शन है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की और पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान की जो सियासत है वो फयाजुल हसन चौहान मीडिया के अंदर भी, सोशल मीडिया के अंदर भी और सियासत के अंदर भी जारी और सारी रखेगा इंशाल्लाह। सोशल मीडिया का क्या करें कि सोशल मीडिया कहीं रुकता ही नहीं है। एक सियासी जमात जो है वो ईरान ने हमला किया पाकिस्तान पर, ड्रोन अटैक किया, मिसाइल दागा, हमारे बच्चे जो है वो शहीद हो गए 2, उस पर भी ट्रोलिंग जारी है, उस पर भी उसको बना के पाकिस्तान को एक फेल स्टेट करार देने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैंने आज एक वीलॉग किया है कि किस तरह सोशल मीडिया माशरे, मुल्क और खानदानों को तबाह करता है। मैंने उस पर एक एग्जाम्पल बरतानवी शाही खानदान की दी जो आपके प्रोग्राम में मैं रखूंगा। 2020 के अंदर जनाब किंग चार्ल्स जो है उसका बेटा विलियम चार्ल्स है, बड़ा छोटा हैरी चार्ल्स है। हैरी चार्ल्स की जो मिसेस थी उसके खिलाफ 2020 में बरतानिया के अंदर एक तूफान बदतमीजी और एक सोशल मीडिया पे एक हरासमेंट का पूरा एक कैंपेन चली, जिसकी वजह से पूरा बरतानवी शाही खानदान डिस्टर्ब हुआ और इनरली वो डिस्ट्रॉय हुआ। हैरी और उसकी मिसेस ने बरतानवी शाही खानदान के टाइटल्स वापस किए और वो जाके कनाडा में जाके जनाब पनाहगज़ी हो गए और वहां रहना शुरू हो गए और अभी भी वही रह रहे हैं और पूरा खानदान डिस्टर्ब हुआ है। अब इसके ऊपर 2021 में बरतानिया की एक ट्विटर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के जरिए से इन्वेस्टिगेशन करवाई गई कि ये जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चली थी इसका बैकग्राउंड क्या था, ये है क्या थी। तो जनाब आपको पता है उसका जो आउटकम आया बलोच साहब वो क्या था? उस पूरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेशन की हैरी चार्ल्स और उसकी मिसेस के खिलाफ जो हुई, उसका आउटपुट ये निकली कि टोटल 83 ट्विटर अकाउंट से जिनके ऊपर 1,14,000 ट्वीट्स किए गए 1 साल के अंदर, और उस ट्वीट से 1,14,000 ट्वीट से 1,70,00,000 बरतानवी शहरी मुतासर हुए और इतने मुतासर हुए कि उन 83 अकाउंट से नंगी तस्वीरें मिसेस हैरी चार्ल्स के हवाले से, उनकी खानगी जिंदगी के हवाले से, उनकी मुआशी माशरती जिंदगी के हवाले से किए गए। घर तबाह, खानदान तबाह हो गया। एग्जैक्टली यही पाकिस्तान में 2 सालों में हो रहा है कि आलमी ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें, इजराइल और इंडिया की रॉ और मोसाद, ये सारे मिलकर तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और उनके जो हेड हैं, जो अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर बरतानिया, अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर और यूरोप के अंदर और UAE के अंदर बैठे हैं, वो जाली अकाउंट्स के जरिए से, जाली पोस्ट के जरिए से, जाली इंफॉर्मेशन के जरिए से आदिल राजा जैसा इंसान और इस तरह के और बहुत से ऐसे दज्जाली अफराद पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अदलिया। क्योंकि सर देखें ना, एक साइड पे जवान साहब पाकिस्तान पर हमला होता है और दूसरी साइड पे जो है वो ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो उसी हमले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की पाकिस्तानियत है कि आप पाकिस्तान का दिफा करने के बजाय जो है वो जिस मुल्क ने हमला किया उसका दिफा कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है और मैं अभी इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं उसी ऑफिस में बैठा हूँ। मैंने पिछले 5 दिन के अंदर एक ऑफिस और एक ऑर्गेनाइजेशन में बना रहा हूँ कि सोशल मीडिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो कैंपेन 2 साल से जो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और कर रही है, हमने उसका किस तरीके से काउंटर करना है। पाकिस्तानी नौजवानों को और मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को आगाही देनी है, शऊर देना है कि मुल्क के खिलाफ क्या साजिश हो रही है। आप कभी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, कभी जजेस के खिलाफ, कभी जनरलों के खिलाफ, कभी मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ, कभी ISI के खिलाफ, कभी तहरीक इंसाफ की मुखालफिन लीडरशिप और अफराद के खिलाफ, कभी एंकर्स के खिलाफ, हर बंदे के खिलाफ झूठी, फेक, उनकी माँ, बहन, बेटी, उनकी खानगी जिंदगी, उनके खानदान के हवाले से ये एक प्री प्लान एजेंडा है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का। और इस पे सोशल मीडिया और तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम
और तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और बानी चेयरमैन, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। इंशाल्लाह इसका काउंटर करेंगे और ये नाकाम और नामुराद होंगे। और जरा जरा देखना अब ये जो मौका है ईरान के हवाले से कितना सेंसिटिव है। अब मुझसे आप बीइंग अ पाकिस्तानी पूछेंगे तो मेरी राय ये होगी, एक बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, कि भाई हमें ईरान के हवाले से मुहतात तरीके से चीजों को डील करना चाहिए, क्योंकि ईरान का बॉर्डर है जो किसी हद तक हमारा पुरसकून है। हम क्यों अपने एक हमसाया मुल्क के साथ, लेकिन हमने उनके साथ बड़ी एग्रेसिवली बिहेव करना है, डिप्लोमेटिक बिहेव करना है, वार्निंग देनी है, चीजों को इंटीमेट करना है, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि आलमी ताकतें और मुल्क दुश्मन ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान को हर तरफ से जो है वो गैर महफूज किया जाए, हर तरफ से उसकी जनाब लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद इनरली भी और आउटली भी, ममालिक के साथ, हमसायों के साथ और मुल्क के अंदर भी। तो बड़ा सेंसिटिवली इस चीजों को डील करना है। लेकिन इस मौके पे बकौल आपके भी और जो हम देख रहे हैं, जिस नेगेटिव तरीके से तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया टीम और तहरीक इंसाफ का लीडर और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और बैरूनी ताकतों के इशारों पे बाहर बैठे हुए लोग जो किरदार अदा कर रहे हैं, वो इंतहाई काबिल अफसोस है। चलें सर, पॉलिटिक्स पे आते हैं पाकिस्तान की। चौहान साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी मैदान में है और जो खबरें आ रही हैं, जो दिख रहा है कि अगली गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की होगी और मियाँ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे शायद। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कहाँ देख रहे हैं कि अगर अगली गवर्नमेंट आती है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ खड़ी होगी? एक बात तो पहले कि हुकूमत वफाक के अंदर भी, सूबे के अंदर भी नून लीग और IPP की होगी। IPP आप भूल के कहना, पहली चीज। दूसरी चीज आपको एक ब्रेकिंग दे दूं, मैंने कल भी 2 TV चैनल के प्रोग्राम में बताया, आज आपको भी बता दूं, इस इलेक्शन के अंदर 33% के करीब जनाब पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी आजाद कैंडिडेट इलेक्शन जीतेंगे। 33%। ऐसा ही है। नेक्स्ट प्रोग्राम भी करेंगे 8-9 फरवरी को या 10 फरवरी को। वो जो 33% आएंगे, जो तकरीबन 60-70 के करीब वफाक और पंजाब के अंदर बनते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद IPP ज्वाइन करेगी इंशाल्लाह। जो हालात और नज़ायर और नजर आ रहे हैं, इन हालात वफाक के अंदर भी IPP बड़े इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह हैसियत में होगी और पंजाब के अंदर भी होगी। और पंजाब की हुकूमत के अंदर, पंजाब की जो हुकूमत बनेगी उसमें IPP का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फयाज साहब। ये थे फैज़ल हुसैन चौहान साहब। हमने से बात की कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ खड़ी है। इससे पहले हमने जो ईरान की तरफ से बिला इख्तियार कार्रवाई की गई उस पर भी बात की और पाकिस्तानी मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा, और जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उस पर भी हमने जो है वो आपके सामने चीज़ें रखी। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।